5 नंबर के जो वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, हर साल आता है। ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ग्राफ मैंने बनाना सिखा रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप चेक करना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पूरी एनसीईआरटी वगैरह हमने पढ़ा रखी है क्लास 10th की। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जो हमें समीकरण दे रखा है उसको हमें ग्राफिक विधि से हल करना है। तो मैं समीकरण को लिख लूँगा जो जो हमें दे रखा है। पहला समीकरण हमारे पास क्या है? 3x माइनस के 5y प्लस का 1 बराबर 0। इसको ढंग से लिख लेते हैं। 3x माइनस के 5y प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ये समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है आपके पास? 2x माइनस वाई प्लस का 3 इधर आपको 0 दे रखा है। तो आप क्या करोगे? 2x माइनस वाई प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 3। समीकरण नंबर 2 दे रखा है। अब आपको हर समीकरण से 2 बिंदु निकालने हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से, और इधर मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 से। ठीक। समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस के 5y माइनस का 1। ठीक। तो देखो बिंदु निकालते हैं। जब आपको पूर्णांक निकालना है कि x का मान एक पूर्णांक मानो, y का मान भी आपको एक पूर्णांक ही मिले। ठीक है, कोशिश तो यही करना है। जब ना हो पाए तो फिर x और y का मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो अलग अलग। ठीक। तो x का मान मैं यहाँ पर मानता हूँ 5 से कट जाना। तो मैं x का मान यहाँ पर मानता हूँ 3 मानता हूँ। ठीक है, x का मान मैं क्या मानता हूँ? 3 मानता हूँ। अगर मैं x का मान 3 मानूंगा तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 3, x की जगह पे 3 माइनस के 5, ये हो गया 3 थिया 9, 3 थिया 9 माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, 10 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10। तो y का मान क्या आ गया? 2। तो जो पहला वाला बिंदु है, पहले x आता है, x 3 है, y आपका 2 है। ठीक है, पुनः आपकी बार x मानो या y मानो, आपकी चॉइस है। मैं y बराबर मान लेता हूँ माइनस का 1। ठीक है, y बराबर मैं मान लेता हूँ माइनस का 1। ये प्लस का 1 मानते हैं ना, y का मान क्या मानते हैं? प्लस का 1 मानते हैं। 5 इधर आके जुड़ जाएगा, माइनस का ही मानना पड़ेगा। माइनस वाला इधर आके जुड़ेगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। माइनस मानो, माइनस मानने से क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। हाँ, y बराबर माइनस 1 मानते हैं। तो क्या होगा? देखो 3x, और y की जगह पे रखा है मैंने माइनस का 1। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर देखो प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो ये सब डायरेक्ट नहीं होते, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप सोचो एग्जाम में जाके हो जाएगा ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 3 दूनी 6, एक्स का मान आ जाएगा माइनस के 2। तो क्यू बिंदु क्या होगा? आपको x माइनस का 2 मिला, आपने y कितना माना था? माइनस का 1। ठीक है, समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु अलग अलग निकाल लिए। अब समीकरण नंबर 2 में आ जाओ। समीकरण 2 हम यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 3। माना, क्या करते हैं? अगर मैं x का मान 0 मानूं, माना x बराबर 0 मान लिया, तो x के जगह पे 0 रख के देखो, तो माइनस वाई बचेगा ना। 0 में से y घटाओगे, माइनस का y बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा? 3 प्लस के। ठीक है, तो पी क्यू आर बिंदु जो मिलेगा आपको, x आपने 0 माना, y आपको कितना मिला? 3 मिला। अब फिर से देखो, माना x बराबर मैं क्या मान लूँ? x बराबर में मैंने माइनस का 2 मान लिया। ठीक है, x बराबर मैंने क्या मान लिया? माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा? देखो y बराबर x की जगह पे माइनस का 2, माइनस का y, यहाँ पर है माइनस का 3। तो 2 दूनी माइनस के 4, माइनस y। तो माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 3, माइनस का y इधर क्या हो जाएगा? प्लस का y, यहाँ से बचेगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये जो बिंदु आ रहा है एश, x आपने माइनस का 2 माना, y आपको माइनस का 1 मिला। आप कहोगे सर ये बिंदु सेम टू सेम है। तो अलग अलग समीकरण में आया ना, एक ही समीकरण में सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग बिंदु आए हैं। अगर 2 अलग अलग समीकरण में सेम बिंदु उभयनिष्ठ आ जा रहे हैं, यानी कि वो आपको क्या दे रहा है? हल दे रहा है। फॉर्मेलिटी बची है, आपका हल आपको मिल चुका है। अब ग्राफ पेपर लोगे, मैंने दूर दूर दिखा दिया बिंदु को, समान दूरी पे लेना है।
ये x का मान इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। पहले वाले पे आ जाओ, x हमारा है 3 पॉजिटिव में और y हमारा है 2, 1 2। यहाँ पर पहला बिंदु हमारा ये है P बिंदु। उसके बाद अगला बिंदु क्या है Q, x पे -2 जाना है, y पे -1 जाना है। यहाँ पर Q बिंदु है ये। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा। और फिर समीकरण का नाम भी लिख देना है। समीकरण का नाम क्या है, 3x - 5y बराबर -1। फिर आ जाइए दूसरे वाले पे। दूसरा वाला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, पी क्यू ये बिंदु है r। और h क्या है हमारा, -2,1, -2,1। ठीक है, ये h बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा। खींच दिया। इस समीकरण का भी नाम लिख दो, क्या है, 2x - y बराबर -3। तो ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है यही हमारा हल मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है हमारे पास, -2, -1, अर्थात x का मान कितना होगा, -2, y का मान कितना होगा, -1। ये हमने आंसर निकाल दिया ग्राफिक विधि से, एग्जाम में हर साल आता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर वह वर्गाकार हो जाता है। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई निकालें। देखो, आयताकार मैदान है हमारे पास। ठीक, हमारे पास एक मैदान है जो कि आयत के आकार का है। आयत होगी तो उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर वो वर्गाकार हो जाता है। ओके, अभी फिलहाल देखो, मान लेते हैं, माना जो लंबाई है आयत की वो x है और जो चौड़ाई है वो मैं y मान लेता हूँ। ये x है, ये y है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 260 दे रखा है। चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना है, 260 है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 260 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 260 है। तो जहां हमें ये जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। x गुणा वाई कितना हो जाएगा, 260। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार, ये तो प्रथम शर्त से था, प्रथम शर्त से। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या है कि लंबाई 5 मीटर कम हो, नई लंबाई लिख देता हूं, नई लंबाई, नई चौड़ाई। लंबाई 5 मीटर कम कर दो, पहले जितना था उससे 5 कम कर दिया। चौड़ाई 2 मीटर अधिक कर दो, चौड़ाई को मैंने 2 मीटर अधिक कर दिया। तो फिर क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं, समान होते हैं, होने पर वह वर्ग हो जाता है। वर्ग प्रश्नानुसार। 2 मीटर अधिक होने पर वह वर्गाकार हो जाता है। अच्छा, वर्गाकार हो जाता है यानी कि जो लंबाई होगी, वर्ग में जो लंबाई होती है वही आपकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, नहीं। तो लंबाई हमारे पास है x - 5 और चौड़ाई हमारे पास क्या है, y + 2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का y इधर के माइनस का y होगा और माइनस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, +5। ठीक, तो x - y हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, x - y हमारे पास 7 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 + y। अब इस x के मान को उठाकर यहाँ रखना है। ठीक है, समीकरण 1 हुआ 2 से, रखो ये मान यहाँ पर। तो x का मान हमने रख दिया 7 + y
और यहाँ पर है पहले से वाई, इधर क्या है 260, वाई से अंदर गुणा करोगे वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई, 260 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। ये हमें हमारा मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसको हमें हल करना है। इसका गुणित कुछ नहीं, देख ऐसे दो संख्या निकालो जिसको गुणा करे तो 260 है, घटाए तो 7 है। तो दिमाग में नहीं आ रहा है तो गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6 0, ठीक है। 2 6 12, 1 बचा, 2 5 10, फिर 5 से कटेगा 5 कम 5, 5 3 15, 13 1 कम 13। अब जोड़ा बना के देखो, यहाँ से घटाने पे 7 आना चाहिए, ठीक है। घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 4 5 20, 20 गुणा 13, 260 होगा, 20 में से 13 घटाओगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर 20y माइनस का 13y, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से y ओवरनिस्ट, यहाँ से 20 बचा, यहाँ से 13 ओवरनिस्ट, बाहर नेगेटिव है अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 13 दूनी 26 0। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, आपने सही किया। मतलब गुणनखंड बनाने के लिए जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो ओवरनिस्ट निकाला है चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। इसको 0 मानोगे, यदि y प्लस 20 बराबर 0, तो प्लस का 20 इधर के माइनस का होगा, जो कि अमान्य, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती। फिर आ जाओ, यदि y माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर आके हो जाएगा प्लस का 13, ये आंसर आ जाएगा। y का मान कितना है, 13 है, उठाकर यहाँ रख दोगे, x बराबर क्या है 7 प्लस y, तो y का मान है 13, तो ये आ जाएगा 20। तो लंबाई हमारी 20 होगी, चौड़ाई हमारी 13 होगी। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, ठीक है। ये तो प्रमेय सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। एक प्रमेय आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा, अच्छे से कर लेना। एक तो है 6.1, एक है 6.6 जो अभी हम करेंगे, एक है 6.8, और एक प्रमेय है 10.2। 10.2 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, हो सकता है बड़े नंबर में दे, लेकिन 6.1 6.6 6.8 इन 3 में से एक तो पक्का आएगा एग्जाम में 100%। सारा कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ, ये भी एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ हमको क्या करनी है बाबू, सिद्ध करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मतलब प्रश्न भी आते हैं, प्रश्नावली के, और ये सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है। तो प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा, 33 है। प्रमेय 6.6, हमारे पास दो त्रिभुज है जो कि आपस में समरूप है। ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। ये दो त्रिभुज है, नाम दे दो भैया, ए बी सी पी क्यू आर। ये दोनों आपस में पहले से ही समरूप है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, एरिया ए बी सी बट्टे एरिया मतलब क्षेत्रफल पी क्यू आर, इनकी जो संगत भुज है, यहाँ से ए बी ले लो, इसका क्या हो जाएगा ए बी बट्टे पी क्यू के वर्ग के बराबर होगा। या फिर ये वाला संगत ले लो, बी सी बट्टे क्यू आर के वर्ग के बराबर होता है। या फिर यहाँ से ले लो ए सी बट्टे पी आर के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। प्रूफ आपका यहीं से स्टार्ट हो चुका है, ये सारा प्रूफ में लिखना है आपको, सारा कुछ। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, रचना करनी है। क्या रचना करनी है, ए से हमें लंब डालना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी, ए से लंब डालना है बी सी पर, फिर पी से भी लंब डालना है हमें क्यू आर पर, ठीक है। रचना हमने क्या किया, ए एम लंब डाला है बी सी पर, उसके बाद पी एन, ये जो पी एन है वो हमने लंब डाला है क्यू आर पर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ, क्योंकि ये निकालना है ना,
चूंकि एरिया ए बी सी क्या होता है सूत्र, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार में ले लेता हूँ क्या, यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज का आधार BC और ऊंचाई हमारी जो लंबवत हो जाएगी वो हो जाएगी AM। ऊंचाई हमें लंबवत चाहिए, ठीक है, ये हो गई। उसी प्रकार आ जाओ एरिया PQR। इसका सूत्र भी वही हो जाएगा, 1/2 आधार हो जाएगा QR और ऊंचाई हो जाएगी PN। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। आधार QR है, ऊंचाई PN है। अब यहाँ पर क्या देखो भाग है, तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 को भागा देना है समीकरण 2 से। भागा दे दो, यहाँ आ जाएगा एरिया ABC, त्रिभुज ABC, बायां वाला बाईं तरफ बट्टे PQR और दायां वाला दाईं तरफ, इधर है 1/2 BC गुणा AM और इधर है 1/2 QR गुणे PN। इससे ये कटा और यहाँ पर क्या बचा, BC गुणा AM बट्टे में QR गुणा PN। इसको मैं समीकरण नंबर A मान लेता हूँ। क्या हमें हमारा प्रूफ मिला? BC/QR तो चाहिए, लेकिन उसका वर्ग चाहिए। यहाँ BC/QR आ चुका है, लेकिन AM/PN मुझे नहीं चाहिए। इसकी जगह पे मेरा अब टारगेट क्या है कि AM/PN की जगह अगर BC/QR आ जाता तो 2 बार गुणा होता, घात में 2 लग जाता। तो अगला मेरा जो टारगेट है वो टारगेट क्या है कि BC/QR बराबर ला के दिखाना AM/PN के। ये मेरा अगला टारगेट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, अगला टारगेट है। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई सा भी ला दो, AB/PQ भी ला सकते हो, AC/PR भी ला सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अगला काम क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो किसी को होना ही नहीं चाहिए, सिंपल एकदम यहाँ तक। अब आ जाओ, यहाँ से मेन पार्ट है, यहाँ से ध्यान देखना। अब ठीक है, अब यहाँ से क्या है, देखो त्रिभुज ABM कहाँ है, ABM ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को समरूप दिखाना है। PQN त्रिभुज PQN में इनको हमें समरूप दिखाना है। देखो कोण B जो है वो कोण के Q के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज पहले से ही आपस में क्या है, समरूप है। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण समान होते हैं। तो B कोण Q के समान है और उसके साथ साथ M कोण जो है वो N कोण के समान है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। दो कोण आपने बराबर दिखा दिए, अतः एंगल क्राइटेरिया से जो त्रिभुज ABM होगा वो समरूप होगा त्रिभुज PQN के। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है, AM/PN यहाँ से आ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, AB/PQ। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 2 पहले ही मान चुके हैं। ये हो गया। पुनः से आ जाओ दोबारा। अब आपको क्या करना है, देखो हमारे पास देखो पहले से ही प्रश्न में है कि जो ABC त्रिभुज है वो PQR के क्या है, समरूप है। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इसमें भी तो मैं नियम लगा सकता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज AB है, यहाँ से भुजा जो AB है, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होती है उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहाँ से AB, यहाँ से आ जाएगा PQ, AB/PQ किसके बराबर होगा, यहाँ से आ जाएगा BC/QR और फिर आ जाएगा AC/PR। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम भी इसका इस्तेमाल क्या करेंगे। इसको मैं समीकरण नाम देता हूँ 4। ठीक, अब देखो कुछ मिला है क्या हमें, यहाँ देखो कुछ मिला है क्या, खुद देखोगे
कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ए एम बट्टा पी एन की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी बट्टे पी क्यू। ए एम बट्टा पी एन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी बट्टा पी क्यू। और हम जानते हैं बी सी बट्टा क्यू आर जो वो भी किसके बराबर है, ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर है। तो समीकरण 3 तथा 4 से मान उठाकर यहाँ रख दो। समीकरण 3 तथा 4 से मान समीकरण ए में रखने पर, ए में रखने पर आपकी आंखों के सामने ही कर रहा हूँ। इधर क्या है, त्रिभुज ए बी सी, और इधर क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर। अब आप खुद देखो, देखो यहाँ पर बी सी बट्टे क्यू आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी बट्टे पी क्यू। तो इसके जगह पे मैं रख दूंगा ए बी बट्टे पी क्यू, रखा। और ए एम बट्टे पी एन की जगह पर, ए एम बट्टे पी एन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए बी बट्टे पी क्यू, रख दिया। ए बी बट्टे पी क्यू 2 बार गुणे हैं तो घात में क्या लग जाएगा, ये। यही तो सिद्ध करना था हमें, ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग, ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग। अब देखो ए बी बट्टा पी क्यू जो है वो इसके बराबर है, तो इसके जगह पे मैं ये भी रख सकता हूँ, ए बी बट्टे पी क्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, पी सी बट्टे क्यू आर। ये इसका भी वर्ग हो जाएगा। और बी सी बट्टे क्यू आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए सी बट्टा पी आर। अब किसको भी दिखा दो, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको देख के लगेगा कि मुझे आ गया मैं तो कर लूँगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो एग्जाम में अटक सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा होगा लेकिन है बड़ा आसान। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास है सेक क्यूब थीटा बट्टे में शेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, नीचे है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और हमको सिद्ध करके ये लाना है, जो हम प्रूफ में लाना उस पर नज़र बनी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला है जब सर्वसमीका लगती है तो सर्वसमीका लगाओ। आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। और आप जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये मान उठाकर यहाँ रखो, जब जब सर्वसमीका लगती है तो हमें लगाना पड़ता है। तो शेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या है, कॉसेक क्यूब थीटा है, नीचे आ जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर। अब कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस मत लो। सेक को में लिखते हैं हम 1/cos, घात में 3 है तो 3 लग जाएगा। और टेन क्या होता है, साइन बट्टे कॉस, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आ जाओ, कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, क्यूब है तो क्यूब लग जाएगा। कॉट का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, यही नियम होता है। तो कॉस स्क्वायर एक कम कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी गुणा इसके साथ, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी गुणा इसके साथ साइन की पावर 3 थीटा बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। देखो यहाँ से इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है तो एक घात बचेगी, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है तो एक घात बचेगी। तो यहाँ पर बचा क्या, 1 के बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा 1 के बट्टे में साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बट्टे में से कम साइन थीटा और कम से कम कॉस थीटा ओवरस्ट है, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 1/sin। यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 1/cos। ठीक है, अब देखो इसको एक गुणा में लिख सकते हो, 1/sin क्या होता है, कॉसेक। 1/cos क्या होता है, सेक। 1/sin क्या होता है, कॉसेक। 1/cos क्या होता है,
सेक। यही तो सिद्ध करना था, ठीक है जी, यही तो सिद्ध करना था। हो गया बड़े आराम से, इतना आसान प्रश्न था, आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, 7 मीटर वाला व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतने बाई इतना वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखो, चैप्टर नंबर 13 का प्रश्न है ना, सारा कुछ पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये। हमारे पास एक कुआं है, कुआं किस शेप का होता है, चित्र बना सकते हो तो बना देना, बढ़िया रहेगा। कुआं होता है बेलन के शेप का। इसके अंदर से जो भी मिट्टी निकली है उसको चारों तरफ फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है। एक क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया है, जिसकी जो डायमेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है, तो इसकी कुछ ऊंचाई भी ज़रूर होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे माना चबूतरे, माना चबूतरे की जो ऊंचाई है वो h है। वो क्या है बाबू, h है। ठीक है, तो और हमें क्या दे रखा है, 7 मीटर व्यास दे रखा है। ठीक है, व्यास हमें क्या दे रखा है, 7 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, 20 मीटर। गहराई का मतलब ऊंचाई। तो हमें जो जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है। 5 नंबर का प्रश्न डिटेल में लिखना पड़ेगा, दिया है। हाँ, बेलन, बेलन मतलब कुआं, बेलन का व्यास क्या है, 7 है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r, वो हो जाएगी इसकी आधी, 7/2 मीटर। गहराई मतलब क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई h हमें दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, चूंकि जो मिट्टी है उसी से चबूतरा बनाया गया है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे कि चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन, चबूतरा जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी कहाँ से निकला है, कुएं से निकला है। चबूतरे का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, बेलन का आयतन होगा। ठीक, चबूतरा लंबाई गुणा चौड़ाई, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो गया चबूतरे का आयतन। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r²h। ठीक है, ओके, ये h कैपिटल मान लेते हैं। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में, h हमारे पास कितना है, 20 है। इधर क्या है हमारे पास, 22 गुणे 14 गुणे h, 22 से 22 कट गया ऊपर ऊपर, एक 7 से एक 7 कट गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 कट गया। h यहाँ से आए 7 गुणा 5 और इधर है 14, 7 दूनी 14, 5/2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, h का मान क्या गया, 2.5। तो चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो होगी 2.5 मीटर। आराम से सॉल्व हो गया, कोई भी डाउट आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 36 बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन। 36 तो क्वेश्चन नंबर है ना, 9वें चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आएगा, आपको पता ही है। 5 नंबर में, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो ये मीनार है और ये हमारा भवन है, जमीन पे खड़े होंगे, ये जमीन है। क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, बना दिया। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 50 मीटर है, सॉरी, क्या मीनार की 50 मीटर, ये 50 दे रखा है, ये मीनार है ना हमारा, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, तो मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h होगी। ये भवन है ना, माना भवन की ऊंचाई h होगी। तो देखो ये त्रिभुज बन गया, नाम दे दो ABCD, 2 समकोण त्रिभुज बने, एक यहाँ पर एक यहाँ पर,
हल कर लो। दोनों समकोण त्रिभुज में ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, ये तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। इस भुजा को मैंने x मान लिया, माना BC x है और AB कितना है, h है, h हमें निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज DCB में। DCB में ये पता है और ये आपको चाहिए होगा, ठीक है। जो पता हो और जो निकालना उसके भी संबंध लगाते हैं। DC बट्टे BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। DC हमारे पास है 50, BC हमारे पास है x, tan 60 का मान होता है √3। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x 50, तो ये हो जाएगा 50, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, x का मान हो गया 50 √3। ठीक, दोबारा आ जाओ छोटे वाले त्रिभुज में ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ये आपको निकालना है और ये आपको पता चल चुका है। AB बट्टे BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा कितना है बाबू 30 डिग्री। AB हमने क्या माना है, h माना है। BC हमने क्या माना है, x माना है। tan 30 का मान 1/√3, तो x से कम x बट्टे में √3। x का मान क्या है, उठाकर यहाँ रख दो, x का मान है 50 √3, इसके बट्टे में √3 कुछ नहीं है तो 1, √3 के बट्टे में कुछ नहीं, 1, इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, 50 से कम 50, √3 गुणा √3 सिर्फ 3। तो जो h होगा, ठीक है, जो भवन की ऊंचाई होगी वो मीनार की ऊंचाई की 1/3 होगी, 50/3 मीटर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2:3 गुनी हो, 2/3 गुनी हो। ओके, तो ये काम हमें करना है, तो करते हैं। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए आपको ऐसा लेना होगा, ठीक, हमें स्केल भी चाहिए। क्या क्या बोल रखा है हमें, भुजा का माप क्या क्या दे रखा है, 5 6 4 5 6, तो सबसे बड़ा वाला 6 नीचे ले लो। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, रचना वाला चैप्टर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर 0 पे रखना और इसको 6 पे ले जाओ, तो ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। नाम भी दे देते हैं, AB नाम दे दो, नाम कुछ बोला नहीं है उसने, तो मैंने अपनी सुविधा से बोल दिया AB। ठीक है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें एक लेना है 4 सेंटीमीटर का चाप, इसको रखते हैं 4 पर और इसको ले जाओ 0 तक। ये 4 पे रखा और इसको 0 तक ले गए, ठीक है। यहाँ रखा और एक चाप काट दो, ये हो गया चाप 4 सेंटीमीटर का। हिलना डुलना नहीं चाहिए, अगर हिलेगा डुलेगा तो फिर आंसर नहीं आएगा सटीक। अगला कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर, तो इस निप को 5 पे रखते हैं और इसको ले जाते हैं 0 तक, हिले गए, तो इसको यहाँ रखो और ये काट दिया। अब इसको मिला दो, ठीक है, इससे इसको मिला दो, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। माप के भी देख लेना 4 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं। और अगला वाला हो गया ये 5 सेंटीमीटर, इस बिंदु का नाम मैं ए बोल देता हूँ। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब इसके समरूप हमें एक त्रिभुज बनानी है जो 2:3 गुना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2:3, 2:3, 3 बड़ा है नीचे, तो 6 तक ले लेता हूँ, 9 तक ले लेता हूँ, 3 3 का ले लेते हैं, एक 2 और ये 3, ठीक है। इस त्रिभुज के समानुपाती बोला है, तो यहाँ से भुजा को थोड़ा लंबा कर देते हैं, ये ओके। तो मैं इस बिंदु को लिख देता हूँ A1 A2 A3। तो 2:3 बोला है, तो ये 2 दिख रहा है ना। पहले तो मैं क्या करूँगा, इससे इसको मिला दूंगा, ये सारा काम पेंसिल से ही करना है, ठीक है, पेंसिल से करना है। इससे इसको मिला दिया। अब क्या करना है,
अब आपको एक चाप लेनी है, यहाँ से एक चाप ले लो, जो पहले से यहाँ से चाप खींचा, उसी चाप को उठाना है, यहाँ पे रखना है 2 पर, यहाँ से एक चाप खींचा। अब आपको क्या करना है, जो चाप यहाँ बना है इस चाप की क्या लेनी है, दूरी लेनी है इनके बीच की। ये दूरी ले ली और यहाँ पे कट किया था ना, यहाँ रखना है और यहाँ से कर देना है। कटान बिंदु मिला। अब आपको क्या करना है, इस कटान बिंदु को और इस A3 पॉइंट को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। खींच दिया। देखो ये इसके बिल्कुल समांतर है। अगर समांतर दिख रहा है तो आपने चित्र बिल्कुल सही बनाया है। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा, ये B है, इस वाले पॉइंट को नाम दे दूंगा B डैश। अब B डैश के समांतर, इसके समांतर एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो रचना कर देते हैं। वही काम दोबारा करना है, यहाँ रखना है, एक चाप खींचना है। ये चाप खींचा है मैंने, इसको बिना हिला डुला यहाँ रखो, यहाँ से भी चाप खींचा। अब फिर इस चाप के बीच की दूरी ले लो, ले ली दूरी, और फिर यहाँ कट था, यहाँ पे रखना है ये। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है, बी को और इस चाप को। ठीक है, ये खींच दिया, हो गया। और इस भुजा को भी थोड़ा आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया, तो ये वाला जो पॉइंट आ गया, इस वाले पॉइंट को ए बोल दो, ए डैश बोल दो। अब आपके पास त्रिभुज जो आपका ए बी सी है वो समरूप होगा ए डैश ए बी डैश के। ए डैश, ओके, एक सेकंड, ये ए बी बोला था ना, तो इसको मैं सी बोलूँगा। ठीक है, इसको मैं सी बोलूँगा और ये सी डैश होगा। तो त्रिभुज ए बी सी जो है हमारा समरूप होगा ए बी डैश सी डैश के, और ये होगा 2:3 में। ये 2 में है और ये 3 में है। अगर रचना बोला है तो रचना लिख दीजिए, जो जो काम किया है आपने वो आपकी रचना में आ जाता है। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। ठीक है, माध्यक पूछेगा या फिर बहुलक पूछेगा या माध्य पूछेगा, एक प्रश्न जरूर आएगा। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे आसान होता है बहुलक निकालना। तो देखिए यहाँ पे 85 पे खत्म और 85 पे शुरू हो रहा है, सही है वर्ग अंतराल। तो बारंबारता को हम एफ से दर्शाते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है। सबसे बड़ी बारंबारता है 155, ये हमारा F1 हुआ। इसके बाद वाला क्या होता है, F2। इसके पहले वाला क्या होगा, F0। इसके ऊपर वाला क्या होता है, बहुलक वर्ग। चूंकि जो बहुलक वर्ग है वो कितना है, 95 से 100 है। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो है 95। H कितना है, कितने का अंतर है इनमें, इनमें है 5 का अंतर। ठीक है, अब आ जाओ बहुलक के सूत्र पे। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। L हमारे पास कितना है 95, F1 कितना है 155, F0 कितना है 110, H कितना है 5, 2F1 100, ये हो जाएगा 310। 2F1, F0 कितना है 110 और F2 कितना है 85। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बस हल कर देना है। ठीक, तो देखो 95, 155 में से 110 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 155 में से 110 घटा दो तो ये आ जाएगा 45, गुणे में 5 है। ठीक है, अब 310 में से आपको घटा देना है, कितना घटाना है, 110 और 85, 195 आपको घटा देना है, तो यह आ जाएगा 115। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक, 45 को फिर भाग दीजिए आप 23 से, तो यह आ जाएगा 95। 23 से भाग दोगे, 23 से कम 23, 23 नंबर, दशमलव के एक स्थान तक रहने दो, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 96.9। आंसर में लिख देना लगभग। देखो दशमलव के दाईं तरफ थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो चलेगा, लेकिन बाईं तरफ बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। बाईं तरफ बिल्कुल भी गड़बड़ होगा, थोड़ा मोड़ा भी, तो उसे गलत माना जाता है, पूरा गलत कर दिया जाएगा। तो इस तरह आज के वीडियो में मैंने आपको 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, 5 नंबर के। ऐसे मैंने बहुत से क्वेश्चन बता रखे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको देखिए,
क्वेश्चन वहीं से आएगा। बाकी एनसीईआरटी अच्छे से कीजिए, अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए, सिर्फ लाइव सेशन में बैठे मत रहिए। अपना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने सेल्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कल आपको खुद सॉल्व करना है। सब पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।